जय हिंद वल्लभ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो 12th का सेकंड चैप्टर का कुछ पोर्शन पढ़ा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ पोर्शन जो मैंने यहाँ पर लिया है वो क्या मैं आप लोगों को इस बार डिस्कस करने वाला हूँ उसका थोड़ा सा हम लोग प्रारूप देख लेते हैं बेटा। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं वान डी ग्राफ जनित्र का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मीन्स उसकी थोड़ी सी हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पर कुछ 2 या 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंटली रिपीटेडली पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाले उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। उभयनिष्ठ विभव जिसे मैंने अभी बोला आपको कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग कि कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, किन्हीं 2 उभयनिष्ठ विभव की बात कर रहे हैं। उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो कॉमन पोटेंशियल कितना लगता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए हम लोगों ने धातु के 2 प्लेटें ले ली। ये कुचालक स्टैंड को दर्शाता है, ठीक है। ये जो स्टैंड है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक स्टैंड। कुचालक, इस पर कुचालक स्टैंड लिया है हम लोगों ने और इन पर 2 धातु के चालक या गोले रखे हुए हैं। इनको नाम हम लोगों ने दे दिया, मान लो इन पर आवेश जो है वो Q1 Q2, धारिताएं जो है वो C1 C2 धारिताएं हैं और आवेश जो है Q1 Q2 होने के कारण इस पर जो विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा V1 V2। इनको हम लोगों ने एक तार की सहायता से जोड़ा है, सुचालक तार की सहायता से जोड़ दिया है। और ये जो स्टैंड मैंने बनाया है ये कौन से है, कुचालक स्टैंड है, ठीक है। और ये जो है चालक तार की सहायता से इसको हम लोगों ने जोड़ रखा है। दोनों के बीच में माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो हम लोगों ने K रखा है, माध्यम का परावैद्युतांक K रखा हुआ है और दोनों का जो विभव है कॉमन पोटेंशियल है जो वो क्या है, V है। जब 2 आवेशित चालकों को एक सुचालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है तो जो आवेशों का जो प्रवाह होता है वो सदैव उच्च विभव वाले सरफेस से या उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होने लगता है और ये सुचारू रूप से तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों पर विभव, दोनों ही चालकों पर विभव समान ना हो जाए। यही बात को यहाँ लिख रखा है हम लोगों ने। आगे देखें तो चित्र में 2 चालक A तथा B प्रदर्शित है जिनकी धारिताएं जो है वो क्या है, C1 व C2 धारिताओं के 2 चालक प्रदर्शित है। इन चालकों को Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके जो विभव हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं बेटा, V1 और V2 हो जाते हैं। अब जोड़ने के पश्चात जो कुल आवेश हो जाएगा, दोनों को हम लोगों ने एक सुचालक तार की सहायता से जोड़ा है तो कुल आवेश जो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 हो जाएगा और कुल धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, चूंकि विभव बराबर होता है आवेश बटे धारिता, तो उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। मान रखें तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश है सर Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता कितनी है, तो कुल धारिता है C1 प्लस C2। ये कुल धारिता है इस पे, परंतु Q बराबर होता है CV, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। Q बराबर CV होता है तब Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 व Q2 बराबर हो जाएगा बेटा C2 V2। तो मान रखने पर उभयनिष्ठ विभव V बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन Q1 प्लस Q2। तो 2 आवेशित चालकों के मध्य अगर किसी चालक तार से जोड़ा जाए तो उनके मध्य उभयनिष्ठ विभव का जो सूत्र होता है ये होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ठीक है, सॉरी C1 प्लस C2। मान रखने के बाद यहाँ पर चेंज करना भूल गया मैं, C1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा C2, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि Q1 और Q2 का सब्सटीट्यूट हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें बताना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या व्यंजक होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले 2 धातु की 2 प्लेटें ले लेते हैं, ठीक है। धातु की 2 प्लेटें हम लोग ले लेते हैं। ये धातु की 2 प्लेटें हम लोगों ने ले ली, कुछ दूरी पर रखी हुई है।
चलिए, धातु की दो प्लेटें जिनको हम लोगों ने स्मॉल डी दूरी पर मान लो, हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि जो रखी हुई है वो कितनी दूरी पर रखी है। तो हमने मान लिया कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये डी दूरी पर रखी हुई है। प्लेटों का नाम मैंने दे दिया ए बी। इनके बीच का जो कांस्टेंट मीडियम है, पराविद्युतांक है, वो कितना है, के है। जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ड्यू टू इंडक्शन मीन्स प्रेरण के कारण प्लेट बी के इनर सरफेस पर आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आ जाता है। चूंकि संधारित्र का सिद्धांत ये बोलता है कि हमें विभव को कम करना है, इसलिए प्लस क्यू आवेश को डिपोलराइज करने के लिए या हटाने के लिए हम लोग उसका संपर्क जो है भू संपर्कित कर देते हैं। मीन्स इसका जो संपर्क है वो अर्थ से कर देते हैं, जिसे हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, भू संपर्कित कर देंगे हम लोग प्लस क्यू आवेश देने पर। इनके बीच का, चूंकि दो आवेश समान है, इनके बीच का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व की अगर हम लोग बात करें, पृष्ठ घनत्व क्या होता है उसको यहाँ अलग समझ लेते हैं। पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल में बहने वाले आवेश, जिसे हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर हो जाता है एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश, या एकांक किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ घनत्व, या सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ घनत्व आवेश भी बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व भी कहा जाता है। इसे सिग्मा बराबर होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चित्र में समांतर प्लेट प्रदर्शित है। इसमें धातु की दो प्लेटें ए तथा बी होती है और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, डी। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है हम लोगों ने मान लिया कितना है, ए है, और दोनों प्लेटों के मध्य पराविद्युतांक कितना है, के है। आगे बढ़े तो तब अभी जो मैंने बात की कि जो पृष्ठ घनत्व होता है कितना होता है, तो दोनों प्लेटों के मध्य पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दोनों प्लेटों के मध्य होगी वो कितनी होगी, तो पृष्ठ घनत्व हो जाएगा सिग्मा बराबर, वो हो जाएगी Q अपॉन ए। ठीक है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन ए। मतलब जितना आवेश है और उसमें जो आवेश का क्षेत्रफल जो है, कितने क्षेत्रफल पर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो हो जाएगा। तथा दोनों प्लेटों के मध्य दोनों प्लेटों के मध्य जो तीव्रता होगी, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, दोनों प्लेटों के मध्य तीव्रता E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की माध्यम की जो विद्युतशीलता है उसका रेशियो किसके पास बनेगा, सिग्मा, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तथा हमें ये पता है, तथा चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, Q अपॉन ए। ये जो मान है इसको मैं यहाँ रखूं तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। माध्यम का पराविद्युतांक के रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो माध्यम की पराविद्युतांक की तीव्रता आएगी वो इस सिग्मा अपॉन क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, विद्युतशीलता के साथ ही पराविद्युतांक भी चलेगा। तो E बराबर मुझे मिल गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। इसको दे देंगे समीकरण नंबर ए। मुझे प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त करना है। तो धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर होता है C बराबर होता है आवेश बटे विभव, Q अपॉन V। तो मुझे विभव पहले पता करना पड़ेगा। तो विभव के लिए चूंकि मेरे पास जो यहाँ पर विभव बराबर क्या होता है, विभव हमें पता है कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमें विभव किसी दूसरी मेथड से निकालना होगा। तो विभव के मान के लिए हम लोग बात करें तो विभव के लिए हम जानते हैं, एक स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा है कि चूंकि E बराबर होता है माइनस GV अपॉन DX। E बराबर क्या होता है बेटा, माइनस GV अपॉन DX। इसको मैं लिख सकता हूँ, V जो है विभव में कमी है, DX जो है दूरी को दर्शाता है। यहाँ पर दूरी दोनों के बीच में कितनी है, D है। तो E बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ से V अपॉन D। तो V बराबर मुझे क्या मिलेगा, V बराबर मिलेगा मुझे सर E इंटू D। अब जो मान हमारे पास है E का उसको इसमें रख दीजिए। तो समीकरण 1 से मान रखिए। समीकरण 1 से ये मान अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा E बराबर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो विभव का वैल्यू मिलेगा मुझे V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू क्या मिलेगा बेटा मुझे D। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारिता ज्ञात करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता बराबर
धारिता C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V, मान रखिए। तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन विभव का पूरा मान रखिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट KA इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर बचेगा बेटा एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन डी। ये किस में आएगा? फेरेड में। हमें पता है कि वायु या निर्वात में परावैद्युतांक का जो मान होता है वो 1 होता है। वायु या निर्वात में K बराबर कितना होता है बेटा? K बराबर होता है सर 1। तो C बराबर मुझे मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी फेरेड में। अगर पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 3 कारक दिख रहे हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एक तो किस पर निर्भर करती है? माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करती है। जो क्षेत्रफल A क्या लिया है हम लोगों ने? प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल A पर निर्भर करती है और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब D दूरी पर भी निर्भर करती है। ठीक है, समानुपाती में 2 सब्सटेंस दिए हुए हैं और ये व्युत्क्रमानुपाती में निकला है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, वान डी ग्राफ जनित्र, जिसे हम लोग बोलते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर। एक जनरेटर मशीन है जो किसी चीज को क्रिएट करने का काम करती है, जो किसी चीज को डेवलप करती है। यह एक जनित्र मशीन है जिसकी सहायता से 10 मिलियन वोल्ट, ये फिगर याद रखिएगा, लगभग 1 करोड़ वोल्ट के समथिंग का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। और इसकी रचना सन 1931 में वान डी ग्राफ नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम वान डी ग्राफ जनित्र पड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, कुछ संख्यात्मक प्रश्न। अभी जो टॉपिक्स तो थ्योरी टॉपिक जो थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक संख्यात्मक प्रश्न ले रखा है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइक्रोफेरेड धारिता वाले गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो 9 किलोमीटर होगी। क्वेश्चन अच्छा है, इसे हमें सिद्ध करना है, एमपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दिया है से। हमें जो गिवन पोर्शन है, सॉल्यूशन जब भी स्टार्ट करें पहले गिवन पोर्शन बता दीजिएगा। तो दिया क्या है? तो हमें गिवन है C बराबर, धारिता गिवन है, कितनी गिवन है? 1 माइक्रोफेरेड गिवन है। चूंकि माइक्रोफेरेड है, हमें जो निकालना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है। तो 1 माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलिए तो 1 × 10⁻⁶ क्या हो जाएगा बेटा? फेरेड। ये मैंने फेरेड में चेंज कर दिया, ये धारिता निकल आई। हमें क्या बोला उसने कि गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की त्रिज्या 9 किलोमीटर होगी, मतलब हमें R निकालना है, तब जाके हमारी कंडीशन फुलफिल होगी बेटा। यह हमें गिवन है। अब हम लोग सॉल्व करें तो हमें पता है कि गोलीय चालक की धारिता का जो सूत्र है हम लोगों ने निकाला है, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? C बराबर होती है सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें R का वैल्यू निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, तो R बराबर यहाँ से मॉडिफाई कीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन में अपॉन में चले जाएगा, C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R बराबर हो जाएगा, चूंकि हमें इस वैल्यू को पता है, हमें C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C, मैंने अरेंज कर दिया। हमें एक चीज पता है, एक तो गिवन है क्वेश्चन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो कितना होता है, मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹, और C बराबर गिवन है 1 × 10⁻⁶। ये माइक्रोफेरेड में था, हमने फेरेड में कन्वर्ट कर लिया बेटा। वैल्यूज रखिए। सो R बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹, ये पूरा वैल्यू, इंटू 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶। सॉल्व करें तो R बराबर हो जाएगा बेटा 9 एकम 9, 9 1 9 इंटू 10⁻⁹ माइनस क्या हो जाएगा 6। आधार समान है तो घाते जो होगी जुड़ जाएगी, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो धन ऋण ऋण माइनस हो जाएगा। तो R बराबर क्या बचा मेरे पास? R बराबर बचा सर मेरे पास 9 × 10⁻3। ये जो है स्टैंडर्ड में आया है, मतलब मीटर में आया है, तो R बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ 10⁻3 मतलब 9000 मीटर, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर को क्या लिखते हैं? किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि 1 माइक्रोफेरेड वाले जो धारिता का कोई संधारित्र गोलीय चालक है उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी बेटा? 9 किलोमीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आपको प्रत्येक 4 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र दिए हैं, ठीक है, मतलब 3 संधारित्र गिवन है। वही बात कर रहे हैं हम लोग, पहले तो गिवन वर्ड की बात कर लें। तो सॉल्यूशन में जो दिया है पहले उसको हम लोग डिस्कस कर ले, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। 4 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र गिवन है। चलिए C1 C2 C3 तीनों की जो धारिता दी हुई है 4 माइक्रोफेरेड गिवन है। इनके संयोजन का चित्र बनाइए।
और ऐसा बनाना है कि इनकी जो परिणामी धारिता 6 माइक्रोफेरेड, चूंकि ये भी माइक्रोफेरेड ये भी माइक्रोफेरेड, तो मुझे इसको स्टैंडर्ड में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और गणना द्वारा पुष्टि भी करना है हमें कि कैसे आएगा ये। चलिए, अगर हम लोग इसका कॉम्बिनेशन प्रूफ करें, मतलब हम लोग अगर देखें कि कैसे इसको संयोजित किया जाए, तो हमारे पास तो जो गिवन पोजीशन है वो इतना दिया हुआ है कि C1 C2 C3 जो है तीनों ही 4 माइक्रोफेरेड के हैं, और इस तरीके से संयोजित करना है कि ये कितने माइक्रोफेरेड का आना चाहिए, 6 माइक्रोफेरेड आंसर आना चाहिए। तो पहले हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क में मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं तीनों को पहले तो समांतर क्रम में जोड़ के देख लूं, समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं पहले समांतर क्रम में इसको करके देखूं तो समांतर क्रम में क्या होता है सर, पहले हमें माइंड चलाना पड़ेगा। तो समांतर क्रम में C तुल्य बराबर होता है, हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया है, C1 प्लस C2 प्लस क्या होता है बेटा C3। तो C तुल्य बराबर हो जाएगा 4 धन 4 धन 4 बराबर कितना आ गया 12 माइक्रोफेरेड, जो कि हमें सॉल्यूशन में तो नहीं है। फिर क्या करें, तो श्रेणी क्रम में देख लो, श्रेणी क्रम में भी करके देख लो। श्रेणी क्रम में C तुल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मॉडिफाई करके, ऊपर आएगा तीनों का मल्टीप्लाई, C1 C2 3 अपॉन में आएगा C1 C2, अरेंज कर दीजिए, C2 C3 प्लस C3 C1 हो जाएगा। इस तरीके से अरेंज करिए। तो C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 C3, ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, और अपॉन में क्या है C1 C2 मीन्स 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, चूंकि धारिताएं सभी की समान है बेटा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 16 चौक 64 मीन्स 64 हो जाएगा। अपॉन में हो जाएगा 4 चौक 16, फिर प्लस आ रहा है 16 प्लस आ रहा है 16, तो हो जाएगा 64 अपॉन 48 मतलब 64/48। अगर इसको भी आप डिवाइड करते हैं तो 6 माइक्रोफेरेड कहीं से कहीं तक नहीं आना है। अब हम लोगों ने पूरे अलग अलग तो करके देख लिया, पर सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है सर, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करें, फिर और आगे कुछ अजम्पशंस अप्लाई करते हैं, फिर और चीज करके देखते हैं। मान लो पहले दो जो हैं उनको मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। मान लो दो संधारित्रों को हमने किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो C तुल्य बराबर हमें फॉर्मूला मिलता है, दो संधारित्र जोड़े C1 C2 अपॉन क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। तो C1 C2 मतलब 4 गुणा 4, ऊपर गुणा करना है नीचे जोड़ना है दोनों को, तो 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, 4 4 8 8 दोनों 16 हो जाएगा। चलिए सर, दो उनको जोड़ा है मैंने, दो संधारित्रों को जोड़ा, तो C तुल्य जो आया मेरा 2 माइक्रोफेरेड आया, मतलब मैंने मान लिया कि C डैश मेरा इतना आया। अब इसके साथ मैं तीसरा एक संधारित्र इसको किस क्रम में जोड़ूं, तो 6 माइक्रोफेरेड मेरा आंसर आना चाहिए। तो तीसरा संधारित्र का वैल्यू भी कितना है, 4 माइक्रोफेरेड है। अगर मैं इसको समांतर क्रम में इसके साथ जोड़ देता हूं, तो समांतर क्रम में हमें पता है कि समांतर क्रम में जो सॉल्यूशन आता है समांतर क्रम में क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। तो ये 2 C डैश मैंने निकाला है, प्लस कितना आ रहा है 4 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 6। तो चलिए ये क्रम बहुत बढ़िया, हमारा आंसर आ रहा है 6। तो क्या करना है, तो मैंने जो सॉल्यूशन किया इसको हम लोग ब्रीफ में करते हैं, प्रॉपर करते हैं। चलिए पहले रफ वर्क करके देख लीजिएगा। तो आंसर दिया है हमें C1 C2 C3। हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसका पहले तो मैं अरेंजमेंट आपको बता देता हूं। अरेंजमेंट में यह बताया हुआ है कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में और उसके साथ एक संधारित्र को किस में जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में। ये C1 जुड़ा है, ये C2 जुड़ा है, इसके साथ हम लोगों ने C3 जोड़ दिया है। ये भी 4 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 4 माइक्रोफेरेड का है, और ये भी 4 माइक्रोफेरेड का है। ये संधारित्र जोड़ दिए हम लोगों ने, ठीक है। इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तथा दूसरे संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर पहले तथा दूसरे संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो मैंने C तुल्य मान लिया, और C तुल्य के इक्विवेलेंट मैंने मान लिया C डैश है, मान लो, ठीक है, C डैश मान लिया, इस दोनों का क्रम हम लोगों ने। तो C डैश C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मान रखिए। तो C डैश बराबर आपको मिल जाएगा, ऊपर गुणा करना है बेटा, नीचे जोड़ना है, तो आपको मिल जाएगा C डैश बराबर 4 चौक 16/8 हो जाएगा, 8 दोनों क्या हो जाएगा 16। तो C डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 माइक्रोफेरेड। अब इस क्रम में अब
तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसके साथ तीसरे संधारित्र को कैसा जोड़ दिया हम लोगों ने, समांतर क्रम में जोड़ दिया। चलिए सर, तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो मुझे C तुल्य जो मिलेगा, अभी मैंने जो दोनों का क्रम निकाला उसका C डैश था, प्लस तीसरे संधारित्र को मतलब C3 को जोड़ दीजिए तो C तुल्य बराबर हो जाएगा, ये कितना निकला 2, धन ये कितना होता है 4 जो हम लोगों ने लिखा है, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो हमारा जो अरेंजमेंट आया उसकी हम लोगों ने पुष्टि भी कर दी कि पहले दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और उसके साथ तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना है, तो आपकी जो इक्विवेलेंट है वो निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों का किस क्रम में जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता जो है वो 9, पहली बात दी है कि 9 माइक्रोफेरेड है और दूसरा दिया है कि 4.5 माइक्रोफेरेड हो जाए। ठीक है, तो 3 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र है। आप अगर देखेंगे तो 3 संधारित्र एक जोड़े हैं तो 3 3 6 3 3 9, ठीक है, तो 3 को कंटिन्यूअसली जोड़ेंगे तो पहला जो अरेंजमेंट आ रहा है ये तो मुझे सीधा मिल रहा है समांतर क्रम में जोड़ने पर। कैसा मिल रहा है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो पहली पोजीशन क्या जो गिवन है तो दिया है, क्या गिवन है सर, दिया है हमें C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर, तीनों का हमें एक ही वैल्यू गिवन है 3 माइक्रोफेरेड। अगली बात अगर हम लोग मात्रक की करें बेटा तो दोनों में ही सॉल्यूशन में हमें मात्रक माइक्रोफेरेड दिख रहा है, इसलिए हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले कंडीशन में हम लोग अगर दिख रहा है हमें रफ वर्क डायरेक्टली भी हम लोग ओरली भी इस चीज को समझ सकते हैं कि 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C तुल्य बराबर मुझे मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। मान रख दीजिए, तीनों के मान समान है, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। तो ये तो मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया बेटा। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। फिर आगे की बात करें तो 3 समांतर क्रम में जोड़ने पर तो कितना आ रहा है, तो चलिए हम देख रहे हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तो 9 माइक्रोफेरेड आ रहा है। दूसरी बात अगर हम लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो एक रफ वर्क मैं करके देखता हूं कि C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। तो C तुल्य बराबर हो जाएगा C1 C2 C3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 अपॉन में हो जाएगा 3 गुणा 3 धन 3 गुणा 3 धन 3 गुणा 3। तो 3 3 9 9 3 27 बटे में हो जाएगा 9 धन 9 धन 9। तो 27 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 9 9 18 और 9 3 27, ये भी वही हो जाएगा। 27 से 27 कैंसिल, 1 बचा, लेकिन हमारा आंसर तो 4.5 माइक्रोफेरेड आ रहा है। तो सर ये भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, तो हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए क्या करें। अगर मान लो अभी जो हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अगर शुरुआत के 2 अंक को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दें, सिर्फ 2 को लेके चलते हैं। चलिए 2 को लेके चल लो। C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 C2 C1 प्लस C2। तो 3 गुणा 3 बटे में हो जाएगा 3 धन 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 बटे हो जाएगा 6। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 9 3 दूनी 6, बच्चा क्या बेटा 3 बटे 2। इसको और सॉल्व करें तो 2 एकम 2 2 एकम 2 भाग नहीं जाती दशमलव, बचा 1 2 पंजे 10, तो 1.5 माइक्रोफेरेड आ रहा है। इसके साथ तीसरे संधारित्र को जोड़ दो। अगर इसके साथ मैं तीसरे संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं मतलब ये इसमें जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही 4.5 माइक्रोफेरेड आ रहा है। इस तरीके से हमें सोचना है। तो दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया कि सर पहले 2 संधारित्रों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए और बाकी जो एक संधारित्र तीसरा संधारित्र है उसको किस में जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो दूसरा वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 2 संधारित्रों को किस में जोड़ना है, पहले 2 संधारित्रों को जोड़ दीजिए आप श्रेणी क्रम में।
पहले दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सी डेज बराबर, या आप इसे सी तुल्य बराबर भी लिख सकते हैं जैसे हम लोगों ने वहां से सॉल्व किया था। सी डेज बराबर मिल जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 बटे 3 धन 3, 3 3 9 बटे क्या हो जाएगा 6। डिवाइड कर दीजिए अभी जैसे मैंने बताया, 3 बटे 2 हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1.5 माइक्रोफेरेड। मतलब मेरे पास सी डेज की वैल्यू ये आई है। अब क्या करें, इसके साथ तीसरे संधारित्र को इसके साथ तीसरे संधारित्र को किस में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सी तुल्य बराबर क्या मिलेगा बेटा, सी तुल्य बराबर मिल जाएगा मुझे सी डेस, हम लोगों ने इसके पहले का अरेंजमेंट आधा निकाल लिया, सी डेस प्लस C3, तो ये आया 1.5 और C3 का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 4.5 माइक्रोफेरेड। ये अरेंजमेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक बार आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है एक बार उसको नजर मार लीजिए। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, या इस विद्युत धारिता का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, फेरेड। अगर सीजीएस मात्रक की बात हो तो सीजीएस होता है स्थित फेरेड, और अगर ईएमयू मात्रक की बात हो तो इसमें सिर्फ ऐड करना है एब फेरेड। ठीक है, इसके अलावा प्रायोगिक मात्रक अलग होते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, और क्या होता है एक इसमें हम लोगों ने फेरेड वाले या धारिता वाले टर्म में जोड़ा था बेटा, वहां होता था पिको फेरेड, माइक्रो डबल लिखते थे हम लोग। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर लिखा है उसने कि वायु के स्थान पर कोई सा भी कुचालक पदार्थ भर दिया जाए, कुचालक पदार्थ भरने से उसकी धारिता क्या रहती है। तो अगर संधारित्रों की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर अगर हम लोग कोई सा भी कुचालक माध्यम भर देंगे तो उसकी संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी। तो कुचालक माध्यम भरने पर चूंकि परावैद्युतांक का मान वायु के लिए 1 होता है, अगर कुछ दूसरा रखेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या होगा, तो उसकी जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू घटेगी तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक हम लोगों ने निकाला था वो क्या था, पहले तो उसको ध्यान रखें, C बराबर था ε0A/d। ऐसे ही यहां पर भी बढ़ती है, C बराबर ε0KA/ क्या था बेटा, d। तो समानुपाती होता है तो यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, तो दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चूंकि आपको दिख रहा है धारिता जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, धारिता जो है दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, अब दूरी बढ़ेगी तो व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, घटती है। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर खालिस्तान समान होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर श्रेणी क्रम जोड़ रहे हैं तो आवेश समान रहता है और समांतर क्रम में विभव समान रहता है, तो क्या आ जाएगा, आवेश। नेक्स्ट, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, तो उनकी स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। समान धारिता के दो संधारित्र, मतलब दोनों की धारिताएं क्या है बेटा, समान है। अगर उसने बोला है कि समान धारिता के दो संधारित्रों पहले समांतर क्रम में जोड़ दें, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाता है, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो अगर समान है तो धारिता मैंने समान मान ली, मतलब कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। चलिए ये मान लेते हैं हम लोग। तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। श्रेणी क्रम में C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो सॉल्व करिए, C इंटू C अपॉन C प्लस C।
तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा सी प्लस सी इंटू सी, तो ऐसे ही रख दीजिए। अपॉन में क्या लिखा मैंने 2c, सी से सी कैंसिल, बचाएगा c/2। तो श्रेणी क्रम में ये आंसर आया। तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का अनुपात बनाना है। मतलब अगर हम लोग श्रेणी क्रम बटे में सी समांतर क्रम, सॉरी पहले समांतर क्रम बोला था, समांतर क्रम बोला था, समांतर क्रम ऊपर करेंगे बेटा। सी समांतर बटे सी श्रेणी, सॉल्व कर लेंगे। सी समांतर क्रम में अगर हम लोग बात करें तो क्या आंसर आया मेरा 2c, अपॉन में श्रेणी क्रम में क्या है c/2, सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4:1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सी होगा 4:1। ठीक। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है, अभी हम लोगों ने निकाला था गोलीय चालक की धारिता और सॉल्व भी करके देखा था। C बराबर 4πε0r होता है, ये प्रूफ किया है हम लोगों ने। समविभव पृष्ठ एक विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। समविभव पृष्ठ तथा किसी विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। समविभव पृष्ठ जो होता है मतलब ऐसा पृष्ठ होता है जिनके समविभव पृष्ठ जो होता है एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है बेटा समान, और जब वो विद्युत क्षेत्र में या किसी भी सतह पर आपतित होता है तो मैंने आपको वहां पर लिखवाया था कि वो लंबवत होता है, मतलब कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 फेरेड बराबर 1 कूलाम बटे क्या होगा, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव, तो लिखा है कि 1 फेरेड बराबर, वहां पर मान दे दिया उसने, तो 1 फेरेड बराबर 1 कूलाम बटे इसका मान कितना होता है, विभव का जो मात्रक होता है वो कितना होता है 1 वोल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर यहां पर 1 वोल्ट। ठीक है। दूसरा गिवन है 1 फेरेड बराबर कितना स्थित फेरेड के बराबर होता है। 1 फेरेड में कितने स्थित फेरेड होते हैं, तो ये वैल्यू है 9 × 10⁻11 स्थित फेरेड होते हैं। खालिस्तान वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो वो कौन सी युक्ति है, इसका हम लोगों ने प्रिंसिपल भी पढ़ा है, वो युक्ति है सर संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सर C बराबर होता है समांतर प्लेट संधारित्र में ε0 Ka/d। अगर दूरी बढ़ रही है तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, घटती है या घट जाती है। 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो 3 माइक्रोफेरेड की धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, श्रेणी क्रम में C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये होता है श्रेणी क्रम में। तो सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 माइक्रोफेरेड के हैं तो ऊपर तीनों का गुणा आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 3 × 3, समान ही है धारिता सभी की, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 बटे 3 3 9 धन 9 धन क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा बेटा 27 बटे 27। 27 से 27 एक बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना हमें मिला आंसर 1 माइक्रोफेरेड। तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी बेटा 1 माइक्रोफेरेड होगी। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के लंबवत मतलब कितने डिग्री के साथ की बात हो रही है, 90 डिग्री के साथ की बात हो रही है। किसी आवेश को क्या लिखा है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में जो किया गया कार्य होता है। मैंने आपको बताया था कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत जो होगा वो कितना होगा, तो कार्य किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोग विद्युत विभव की बात करते हैं तो विद्युत विभव एकांक आवेश पर लिया गया या एकांक आवेश पर किया गया कार्य होता है, लेकिन अगर हम लोग लंबवत कर रहे हैं तो लंबवत जो होता है वो कितना होता है 0। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, तो पृथ्वी का विभव भी क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यही था हमारा लास्ट सेशन, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो सभी पढ़ते रहिए, प्रॉपर आप लोग देखते रहिए। कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट भी लिख सकते हैं, या कुछ और कुछ चीज़ें आपको समझना हो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।